हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सौरभ सिंह बघेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीएसटी चैप्टर 2 में हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस डिस्कस कर रहे हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद दूसरा हमने डिस्कस किया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नाउ हम कहाँ आ गए हैं? पार्टनरशिप पे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है समझ लो जनरल लैंग्वेज में। जब टू और मोर, दो या दो से अधिक लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, कोई बिजनेस करने का फैसला करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। दो या दो से अधिक, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, ये मिल के बिजनेस करने का फैसला करते हैं, इसे हम कहेंगे पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप में इंडिया में एक्ट लगता है, जो कानून लगता है, जो लॉ लगता है, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है और ये जो 32 है, ये मतलब इस साल से ये एक्ट शुरू हुआ है। हाँ, आप किसी भी एक्ट के आखिरी में देखेंगे तो उसमें ईयर मेंशन रहता है, वो उस ईयर से स्टार्ट हुआ होता है। ठीक है, फिर पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 पे दी गई है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, क्या है? पर्सन्स के बीच, कितने? कम से कम दो, टू और मोर। ठीक है, रिलेशन, उनके बीच में क्या है? रिलेशन है, एग्रीमेंट है। हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, जो कि अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या है? बिजनेस, देखो मान लो 5 हैं, 5 लोग मिलके हैं। अब ये पांचों हो सकता है कि बिजनेस में पार्टिसिपेट करें, पांचों बिजनेस में क्या करें? पार्टिसिपेट करें। या फिर हो सकता है कि ये किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर दें, ये बोले कि तुम बिजनेस करो लेकिन प्रॉफिट सभी शेयर करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कैरीड ऑन बाय ऑल, सब लोग मिलके काम करें, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब कोई एक भी कर सकता है सभी के लिए। ठीक है, तो ये हो गई डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, दो या दो से अधिक लोग प्रॉफिट्स को, बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए एग्री होते हैं, और वो बिजनेस या तो सारे लोग मिलके करेंगे या फिर कोई मिलके करेगा, मतलब कोई एक करेगा सबके लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पहला फीचर क्या है? 2 और मोर पर्सन्स, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? देखो, अकेला आदमी पार्टनरशिप नहीं बना सकता, अकेला आदमी पार्टनरशिप नहीं बना सकता। और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। देखो, पार्टनरशिप के एक्ट में कहीं भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स को नहीं बताया है, इसको बताया है कंपनीज एक्ट में कि अगर आप चाहें तो 100 पार्टनर रख सकते हैं। मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? 100। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको घटा या बढ़ा सकती है, मतलब इस 100 की लिमिट तक रख सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी कितना बोला है कि आपके पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको कहां तक बढ़ा सकती है? 100 तक बढ़ा सकती है। मतलब मोदी जी चाहे तो इसको 50 की जगह कितना कर सकते हैं? 100 कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? 2। मैक्सिमम भी कितने हो सकते हैं? 50। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब क्या होता है भैया? एक फॉर्मली तरीके से एग्री होना कुछ चीजों पे, तो इट इज एन एग्रीमेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट लगभग होगा, जहां पर जो ओरल भी हो सकता है या राइटिंग भी हो सकता है। किसके बीच होगा? अमंग पार्टनर्स, जो पार्टनरशिप में होंगे। लॉफुल बिजनेस, भैया आपका जो बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्टनरशिप में आपने ड्रग्स बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ड्रग्स बेचने का बिजनेस क्या होगा? इलीगल होगा। फिर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, सभी पार्टनर्स को राइट होगा पार्टिसिपेट करने के लिए, और डिसीजन मेकिंग में मतलब सारे पार्टनर्स मिलजुल कर डिसीजन मेकिंग लेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, सोल प्रोप्राइटर के केस में क्या होता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। इसी तरीके से पार्टनरशिप के केस में भी क्या होता है? लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका मतलब यह है कि फर्म, पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी के लिए पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है। मतलब फर्म का मान लीजिए लोन नहीं दे पा रहे हैं, फर्म के एसेट्स बेच के, तो हम पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच सकते हैं। फिर उसके बाद है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है, देखो एक होता है एजेंट और एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है एजेंट। ठीक है, प्रिंसिपल यानी ओनर, मालिक,
और एजेंट जो होता है वो अपने ऑनर के लिए काम करता है। एजेंट कुछ भी काम करेगा ऐसा ट्रीट किया जाएगा कि वो काम किसने किया है, प्रिंसिपल ने किया है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि जितने भी पार्टनर होते हैं वो क्या होते हैं, म्यूचुअल एजेंसी में होते हैं। मतलब ए फर्म के काम के लिए हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। मतलब फर्म अगर कोई काम करे तो मान लो, देखो जैसे समझना, यहां पे समझना, ये पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर हैं, इन चारों ने इसको, मान लो ए बी सी और डी पार्टनर है, इन्होंने बी को अपॉइंट कर दिया कि बी क्या करेगा, फर्म का सारा काम देखेगा। अब बी जो भी काम करेगा फर्म के लिए, उसके लिए ए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, बी भी रिस्पॉन्सिबल होगा, सी भी रिस्पॉन्सिबल होगा और डी भी रिस्पॉन्सिबल होगा। ये नहीं कह सकते कि साहब इसने काम किया यही रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, म्यूचुअल एजेंसी है, ठीक है। फिर लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ये क्या है भैया, मान लो 2 पार्टनर है ए एंड बी, अब बी मर गया तो क्या होगा, पार्टनरशिप खत्म हो गई क्योंकि अकेला पार्टनर बचा, या बी पागल हो गया, या बी इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब उसके पास अपने लोन को चुकाने के लिए पैसे नहीं है, कोर्ट ने बोल दिया कि आज से ये दिवालिया हो गया। दिवालिया उस कब कहते हैं, जब मान लीजिए आपकी लायबिलिटी 1 लाख की है और आपके पास एसेट्स हैं सिर्फ 50,000 के, तो आप अपनी लायबिलिटी पे नहीं कर सकते। जब आप अपनी लायबिलिटी को पे कर पाने में कैपेबल नहीं है तो आपको क्या बोल दिया जाएगा, इंसॉल्वेंट बोल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आगे चलते हैं, मेरिट्स क्या है, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, मतलब आप इजीली पार्टनरशिप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, भैया पार्टनर में कई लोग आते हैं, देखो अकेला आदमी अगर बिजनेस करेगा तो उसके रिसोर्स लिमिटेड होंगे, लेकिन यहां पर कई पार्टनर आएंगे, वो सारे लोग पैसे लगाएंगे तो उससे क्या होगा, रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। फिर बैलेंस डिसीजन, सारे लोगों की राय सुनी जाती है, सारे पार्टनर्स अपनी सलाह देते हैं तो डिसीजन जो होता है वो बैलेंस्ड होता है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, देखो सोल प्रोपराइटर के केस में सारा रिस्क किसका होता है, सोल प्रोपराइटर का, लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लो ए था, इसने सोल प्रोपराइटरशिप शुरू किया तो 100% रिस्क इसका, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप शुरू करे, मान लो 4 पार्टनर है ए बी सी डी, तो 25% रिस्क इसका, 25% रिस्क इसका, 25% इसका और 25% इसका। फिर सीक्रेसी, सीक्रेसी मतलब क्या है कि इसमें देखो कंपनी को क्या होता है, कंपनी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, कंपनी के केस में कंपनी को अपने अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये क्या करने होते हैं, पब्लिश करने होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट को पब्लिश करने की जरूरत नहीं होती, सरकार को दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आगे आते हैं लिमिटेशंस पे। लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब क्या है, देखो इसमें अब 50 से ज्यादा पार्टनर जब नहीं हो सकते तो 50 लोग ही पैसा लगा सकते हैं, अगर 1000 लोग होते तो ज्यादा रिसोर्सेस आते, ठीक है। दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी, सबसे बड़ा दुख तो जिंदगी का यही है पार्टनरशिप के लिए कि पार्टनरशिप के केस में क्या होता है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। मतलब कि अगर फर्म अपनी लायबिलिटी को पे कर पाने में इनकैपेबल है तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज को भी बेच दिया जाएगा टू रीपे द डेट ऑफ द फर्म, ठीक है। उसके बाद लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मैंने जैसे बताया कि 2 पार्टनर थे, एक मर गया तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। उसके बाद लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, भैया लोगों का भरोसा इसमें नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये अपने अकाउंट्स और रिपोर्ट्स जनता को बताने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब पब्लिक कॉन्फिडेंस की कमी होती है क्योंकि इसमें सारी चीजें सीक्रेट होती हैं, जब सीक्रेट है चीजें तो पब्लिक को पता ही नहीं, तो पब्लिक को भरोसा कम होगा कि अंदर क्या है, ठीक है। तो ये रहा लिमिटेशन। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो एक सवाल उठता है कि क्या हमने पार्टनरशिप बनाया तो क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं एक चीज, कान खोलकर सुन लो, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, नॉट कंपलसरी एट ऑल, इट इज ऑप्शनल। आप चाहें तो कराएं, चाहे तो ना कराएं। आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन चाहे तो कराएं, चाहे तो नहीं कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपसे कोई सलाह मांगे कि क्या हम पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराएं, तो एज अ लिटरेट पर्सन, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप कॉमर्स को जानते हैं, तो आप उसको हमेशा से ये सलाह दीजिएगा कि आप क्या करें, अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें, फायदे में रहेंगे। क्यों फायदे में रहेंगे, सुनो, देखो मान लो कि एक पार्टनरशिप क्या है, अनरजिस्टर्ड है, मतलब जिसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया नहीं है, उसका पार्टनर अगेंस्ट द फर्म और पार्टनर, मतलब एक देखो ए बी सी डी, ये फर्म इन्होंने बनाई ए बी
CD एंड कंपनी, ठीक है, ये फर्म बनाई पार्टनरशिप फर्म और ये 4 पार्टनर हैं। अब इनके बीच में झगड़ा हुआ तो A B के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, B C के अगेंस्ट नहीं कर सकता, C D, मतलब ये आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अ फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। मान लो इस फर्म ने मिस्टर एक्स को गुड्स बेचा था, कितने का, 5 लाख रुपए का उधार बेचा था। अब ये मिस्टर एक्स पैसा देने से मना कर रहे हैं तो ये केस यहां पर फाइल, एक्स के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते। और तीसरा क्या है, फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट इट्स पार्टनर। अब मान लो ये 4 पार्टनर थे, डी पैसा लेके भाग गया तो ये फर्म जो है ये डी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती। तो ये परेशानियां हैं, मतलब आप किसी के ऊपर मुकदमा ही नहीं कर सकते तो आपका, क्योंकि सरकार की नजरों में आप है ही नहीं कुछ, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर। तो एक चीज ध्यान रखना, एमसीक्यू में ये या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी है कि नहीं, तो आप बोलेंगे कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, वॉलंटरली है, आप चाहे तो कराएं चाहे तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं। फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर की बात कर लेते हैं। पहला है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर मतलब ऐसा पार्टनर जो फर्म के काम में, फर्म के बिजनेस में जी जान लगाकर मेहनत करता है। दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर क्या है, ये एक्टिव नहीं है, स्लीपिंग या डोरमेंट, इसको बोलते हैं सोता हुआ साझेदार, सोता हुआ पार्टनर। ये फर्म के मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेता लेकिन प्रॉफिट इसका होगा, लॉस होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी सब कुछ इसका होगा, ठीक है। सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन होता है भैया, ये फर्म का पार्टनर तो है लेकिन ये कहता है कि लोगों को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हो सकता है ये बदनाम हो, विजय माल्या जैसा आदमी, ठीक है ना, विजय माल्या। क्यों, क्योंकि इसका नाम बदनाम है, तो ये अगर फर्म में पार्टनर है तो ये बोलेगा कि मेरा नाम मत बताना, नहीं तुम्हारे फर्म की भी बदनामी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे, सीक्रेट पार्टनर। लेकिन इसकी भी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड। नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर समझना क्या होता है, देखो नॉमिनल पार्टनर की गुडविल होती है। गुडविल क्या होती है भैया, देखो जैसे अमिताभ बच्चन, आपकी फर्म है और आपकी फर्म में अमिताभ बच्चन पार्टनर बन जाए तो आप क्या बोलेंगे कि साहब हमारे फर्म में कौन पार्टनर है, अमिताभ बच्चन। तो लोगों को लगेगा ना कि क्या गजब की फर्म है। तो अमिताभ बच्चन का नाम, क्योंकि फेम उनका ज्यादा है तो आप उनकी क्या करेंगे, गुडविल यूज करेंगे, नाम यूज करेंगे, ठीक है ना। और ये ना तो पैसा लगाएंगे और ना ही प्रॉफिट लेंगे, ये इनकी लायबिलिटी भी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, ठीक है ना, नॉमिनल पार्टनर। उसके बाद प्रॉफिट में थोड़ा बहुत शेयर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्टनर बाय स्टॉपेल्स, ये थोड़ा सा समझिएगा आप, क्या है देखना, लिखा है कि अ पार्टनर हु बाय हिज वर्ड्स और कंडक्ट्स गिव इंप्रेशन दैट आउटसाइड। देखो समझना, ए बी सी और डी ये 4 पार्टनर हैं। ई आया, ई ये सारे लोग आए, ई बताता है सबको, सबको क्या बोलता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, मैं इस फर्म का पार्टनर हूं। सबको जाके दुनिया को शोर करता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, मैं इस फर्म का पार्टनर हूं। अब मान लो तो दुनिया क्या मानेगी कि ये पार्टनर होगा ही, दुनिया यही मान लेगी क्योंकि ये दुनिया को दिखा रहा है अपनी हरकतों से। कल को अगर मान लीजिए कि लायबिलिटी की बात आएगी तो ई भी क्या माना जाएगा, ई विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर बाय स्टॉपेल, ठीक है ना, स्टॉपेल्स, इससे पार्टनर मान लिया जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी क्या मानेगी, थर्ड पार्टी मानेगी कि ई भी क्या है, पार्टनर, ठीक है। उसके बाद पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब समझना दोनों में डिफरेंस क्या है, ए बी सी डी और ये ई, समझना। अब इस वाले केस में क्या हो रहा था, पार्टनर्स बाय स्टॉपेल में क्या हो रहा था कि ई खुद कहता था कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, मैं क्या हूं, एबीसीडी एंड कंपनी का पार्टनर हूं। इस वाले केस में क्या होता है, इस वाले केस में ए बी सी डी कहते हैं कि ई हमारा पार्टनर है, ई क्या है, हमारा पार्टनर है। इस वाले केस में ध्यान दीजिएगा, इस वाले केस में यानी पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट, एबीसीडी क्या कहते हैं कि ई हमारा पार्टनर है और ई इस बात को जानते हुए भी ई वहां पर बैठ के मुस्कुराता रहता है, उस बात को मना नहीं करता है, डिनाई नहीं करता है, तो ई विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। तो ये दोनों आप पढ़ लीजिएगा। फाल्सली डिक्लेयर्ड, ई पार्टनर नहीं है लेकिन एबीसीडी कहते हैं क्या कि हमारा ई पार्टनर है और उसको पता भी है फिर भी मना नहीं करता, तो इन दोनों केसेस में ई विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर। पहले वाले केस में, ये पहले वाले केस में पार्टनर बाय स्टॉपल एंड सेकंड वाले केस में पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है। आगे चलते हैं, माइनर एज अ पार्टनर। माइनर किसे कहते हैं, जिसकी एज 18 साल से लेस देन 18 ईयर हो, 18 साल से क्या हो, कम हो,
तो उसको क्या बोलते हैं, माइनर। अब देखो माइनर जो है एग्रीमेंट नहीं कर सकता, माइनर जो है वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, बच्चा जो है एग्रीमेंट नहीं कर सकता, तो वो फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन फर्म के प्रॉफिट में उसको पार्टनर बनाया जा सकता है, फर्म के प्रॉफिट्स में उसको क्या बनाया जा सकता है, पार्टनर बनाया जा सकता है, अगर सारे मेंबर्स मानते हैं। लेकिन क्या उसे कह सकते हैं कि लॉस में भी होगा जिम्मेदार? नहीं भैया, अगर फर्म को लॉस होता है तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो लॉस बियर नहीं करेगा। तो पार्टनर है, बच्चा है, तो बच्चे को प्रॉफिट देंगे, टॉफी देंगे, लेकिन उससे पैसे नहीं मांगेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, देखो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल ये क्या है भैया, जब तक हमारी मर्जी तब तक पार्टनरशिप चलेगी, जब हमारी मर्जी खत्म पार्टनरशिप खत्म, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल मतलब मन के मर्जी के मुताबिक, ठीक है ना, किसी का दिमाग खराब बोले पार्टनरशिप खत्म तो खत्म। फिर पर्टिकुलर पार्टनरशिप, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पार्टनरशिप बना ली, जैसे मान लीजिए आपने बोला कि एक हमें ब्रिज बनाना है, अब ब्रिज बनाने में लगेंगे 3 इयर्स, तो हमने पार्टनरशिप कितने साल के लिए बना ली, 3 साल के लिए बना ली। एक सड़क कंस्ट्रक्ट करनी है, रोड बनानी है, उसको मान लीजिए लगेंगे 2 इयर्स, तो हमने 2 इयर्स के लिए पार्टनरशिप बना ली, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी के बेसिस पे क्या है, जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि पार्टनर्स लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड, यहां पर लिमिटेड नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, अनलिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कराएं, चाहे तो रजिस्ट्रेशन ना कराएं, जैसे हमने पढ़ा है। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप सुनना क्या है, ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, इसमें कह रहे हैं कि ए की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, ए की लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी, और बाकी बी सी डी की लाइबिलिटी जो होगी ये लिमिटेड होगी। ये सारे लोग डिसाइड कर रहे हैं। तो अब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड, ठीक है ना, अपनी आप पार्टनरशिप के फर्म को रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, लाइबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 पार्टनर इज अनलिमिटेड वेयर एज अदर पार्टनर्स मे हैव लिमिटेड, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एक पार्टनर की लाइबिलिटी कम से कम अनलिमिटेड होगी और बाकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो सकती है। इस केस में आपको फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपल्सरीली, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप डीड, एक पार्टनरशिप डीड क्या है, देखो समझना, पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट या कहें तो एग्रीमेंट है, जिसमें पार्टनरशिप चलाने के रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है ना, टर्म्स कंडीशन सब कुछ दी जाती हैं, उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में होता क्या है, जनरली समझना, नेम ऑफ द फर्म यानी हमारी फर्म का नाम क्या होगा, लोकेशन एड्रेस क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस क्या होगा, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, कौन पार्टनर कितना इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, मतलब जैसे मान लो 4 पार्टनर है ए बी सी डी, तो 25 25 25 25 ये हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए बोले कि मैं 50% लूंगा और बाकी ये क्या करेंगे, बी सी डी, ये कितना आपका कर सकते हैं 16.67 16.67 16.67। उसके बाद सैलरी कितना मिलेगा, ड्राइंग यानी पैसा कितना निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लिया जाएगा, ये सारी चीजें। पार्टनर्स की ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस क्या होंगी, कोई नया पार्टनर आएगा या पुराना पार्टनर जाएगा या किसी पार्टनर को निकालना है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, और उसका ऑडिट यानी चेक करवाना है तो उसके लिए क्या होगा, नियम। उसके बाद मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर मान लो पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। अब मान लो, अब देखो पार्टनरशिप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, पक्का एक क्वेश्चन आएगा आपको पार्टनरशिप से, तो पार्टनरशिप जरूर पढ़िएगा। 12th में तो आपके पार्टनरशिप की अकाउंटिंग भी है, तो वो आप डिटेल में पढ़ेंगे 12th में। प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, समझना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो ये नियम लगेंगे, राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस, ईच एंड एवरी पार्टनर शैल हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन बिजनेस। प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा, इक्वल, सभी पार्टनर्स के अमंग क्या होगा, इक्वल, ये लिख लेना आप। सैलरी एंड कमीशन, नो सैलरी एंड कमीशन, नो सैलरी एंड कमीशन, ये आप नोट कर सकते हैं ऐसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
फिर इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, ये आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। एडमिशन ऑफ पार्टनर बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, जब सभी पार्टनर्स चाहेंगे तो ही आएगा। मान लो 4 पार्टनर हैं ए बी सी डी और चाहते हैं ई को, तो वो जब सारे लोग चाहेंगे। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट एवरी पार्टनर, सभी पार्टनर को ये राइट होगा। ड्यू डिलिजेंस एंड ऑनेस्टी इन द बिजनेस, मतलब सारे लोग ईमानदारी से काम करेंगे, सारे लोग फर्म की एसेट्स को वेस्ट नहीं करेंगे। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, उसके फीचर, लिमिटेशन, मेरिट, डिमेरिट, ठीक है ना। उसके अलावा पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें, पार्टनरशिप डीड के जो कंटेंट्स हैं और प्रोविजंस इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को वाइडली शेयर करिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और अच्छा सा कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। थैंक यू वेरी मच।